अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 3 वेक्टर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्केलर। व्हाट इज स्केलर? ये आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो स्केलर वो होता है वो चीज़ें हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, मतलब वो चीज़ें जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे किसी चीज़ की आपने लेंथ नापी है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, आपने यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ मेजर की, तो ये इसकी स्केलर क्वांटिटी होगी। लेंथ या डिस्टेंस, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का उसकी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी मार्कर को, या अगर मैं कहीं कि ये पॉइंट है और ये इसकी जो टिप है ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि मार्कर, अगर मैं ऐसे रखूँ तो मैं कहूँगी मार्कर अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है। तो उसमें इसकी मैग्नीट्यूड भी शामिल होगा कि कितना लंबा मार्कर है, और साथ में ये इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ डील कर रही हूँ तो उसको कहते हैं हम वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर में क्या होता है कि किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड साथ के साथ उसकी डायरेक्शन किस तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप कहें कि मैं स्कूल से अपने घर तक, ये स्कूल है, मैं अपने घर तक, उसका सफ़र है यूँ कह लें 1 किलोमीटर। तो ये जो 1 किलोमीटर आपने डिस्टेंस बताया ना, वो क्या है, इसका सिर्फ स्केलर, ठीक है। लेकिन अगर आप ये भी मेंशन कर दें कि मैं 1 किलोमीटर स्कूल से घर की तरफ गई, ठीक है, डायरेक्शन बता रहे हैं आप कि मैं स्कूल से घर की तरफ रवाना हो गई, तो उसमें आप वो क्या डील कर रहे हैं, वो जो एरो हेड आएगा आपका, वो आपका कहलाता है वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है शामिल और डायरेक्शन भी शामिल होती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को अब हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। नोटेशन क्या है इसकी, प्रेजेंट करने का तरीका क्या क्या है। या तो हम इसको बोल्ड लेटर से लिखते हैं, ठीक है, कि या तो इसके ए बी सी जो है, आपके जो वेक्टर्स हैं वो बोल्ड करके लिखे गए हों, ठीक है। एक तो ये नोटेशन का है इसका तरीका, कहीं पे भी बोल्ड लेटर नज़र आ जाए समझ लें वेक्टर को शो कर रहा है वो। या फिर उसी के ऊपर आप बोल्ड ना हो, सिंपल सा लिखा हो, लेकिन उसके ऊपर क्या हो, एरो हेड लगा हो, या फिर मैं इसके अंडर लाइन लगी हो, या इसके अबव लाइन भी एक नोटेशन होती है, या फिर इसके ऊपर डॉट लगाओ। ये सारी इसकी नोटेशन शो की हुई है मैंने, कि किसी भी वेक्टर को डिनोट करने का तरीक़ेकार ये होता है। तो आप एक्सरसाइज में आपको कहाँ जहाँ जहाँ भी बोल्ड लेटर या ये इस तरह की शक्ल नज़र आ जाए, समझ लें वो वेक्टर की बात कर रहे हैं। क्लियर? आगे आपको कह रहे हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट्स असल में होते क्या हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपका वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्राफ्स की समझ होनी चाहिए। ये आपका ओरिजिन पे क्या होता है, 0। सपोज करें मैं 1 2 3 पॉइंट तक जा रही हूँ एक्स के, और 1 2 3 4 पॉइंट तक जा रही हूँ वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर मैं 3 पॉइंट्स एक्स एक्सिस के लेना चाह रही हूँ, 4 पॉइंट्स वाई एक्सिस के लेना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ ग्राफ्स में, आप इधर से लाइन ड्रॉ करते हैं डॉटेड, इधर से लाइन ड्रॉ करते हैं डॉटेड, और आपको एक पॉइंट मिलता है यहाँ पर, जिसको आप क्या कहते होते हो, 3,4। हमेशा आपको पता है एक्स कॉम्पोनेंट पहले लिखते होते हैं, वाई कॉम्पोनेंट बाद में लिखते होते हैं। तो ये जो पॉइंट आपको मिला है ना, इसको आप, इस पॉइंट को हम वेक्टर कैसे बना सकते हैं, ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन टू दैट पॉइंट जो भी आपकी एरो लाइन बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर। इसी का नाम होता है ग्राफिकल, अगर हम देखा जाए तो पोजीशन वेक्टर भी कहा जाता है इसको। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू सम पॉइंट, ठीक है। किसी भी पॉइंट तक अगर आप कोई भी वेक्टर ड्रॉ करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर, जो ओरिजिन से बन रहा होता है। लेकिन अगर सपोज करें कि आपने ओरिजिन से नहीं बनाया, आपके पास कोई भी ग्राफ था और यहाँ पे आपका कोई भी वेक्टर पड़ा हुआ है, तो आप उसको ओरिजिन से मैयर कर सकते हैं, वो बात की बात है। फिलहाल आप इतना देखिए, लाजमी नहीं है, मस्ट नहीं है ओरिजिन से ही बन रहा वेक्टर, आपका रैंडमली ग्राफ में कहीं पे भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है। लेकिन बैक टू द पॉइंट, हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि हमारे पास जो है, अभी मैंने आपको शो किया बना के कि ये आपने 3 पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे और 4 पॉइंट्स वाई एक्सिस पे लिए, और आपका पॉइंट क्या आ गया, 3,4। ये भी हमें पता चल गया कि इसको क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। लेकिन इसी को मैं 3,4 को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 3 वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में, वो पॉइंट फॉर्म में 3,4 है,
लेकिन वेक्टर फॉर्म में इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि इसने 3, हमेशा याद रखें एक्स एक्सिस के ऊपर होता है एक आई यूनिट वेक्टर। ये आई इसकी मतलब एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन को शो करता है, कि मतलब एक्स एक्सिस की तरफ है तो आई हम शो करते हैं, वाई एक्सिस की तरफ है तो हम उसको जे यूनिट वेक्टर होता है उसका। यूनिट वेक्टर क्या होता है वो आपको बाद में बता देती हूँ, फिलहाल आप इतना याद रखिए कि एक्स एक्सिस के लिए आप क्या कहते हो आई, और वाई एक्सिस के लिए आप कहते हो जे। तो हमने कितने एक्स एक्सिस की तरफ कवर किए, आई। आई होता है एक यूनिट, एक जो आपने ये फासला तय किया ना, इसको आई कहते हैं। एक आई, 2 आई, 3 आई, 3 आईज आपने कवर किए हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं कि 3 आई हमने कवर किया एक्स एक्सिस पे। आई इज अ यूनिट वेक्टर बच्चे, वो हम अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ऐसा वेक्टर जिसकी जो आपकी लेंथ है ना वो आपका 1 हो, 1 यूनिट हो। तो यह 0 से 1 तक कितना बनता है, एक बनता है ना, एक स्टेप बनता है यूँ कह लें। तो एक स्टेप को हम आई लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर एक स्टेप को कितना लेते हैं, जे स्टेप कह सकते हैं आप लोग इसको अपनी याद दहानी के लिए। वैसे इसका नाम यूनिट वेक्टर है। इसी तरह से आप देखें, इसी वेक्टर के इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे वाई को कितने जेस कवर करने पड़े, ये मैंने आपको बता दिया कितनी लेंथ का होता है, एक स्टेप को हम जे कहते हैं, ठीक है। और वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। क्लियर है बात। तो हमारे पास इसमें देखिएगा 1 जे, 2 जे, 3 जे, 4 जे, देखिए 1 2 3 एंड 4 जेस हमने कवर किए इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास इस पॉइंट की हम हाइट पे पहुंच गए, ठीक है। तो हम कितने जेस कवर किए, 4 जे। क्लियर हो गया। तो इसको हम कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, या कंपोनेंट्स हमारे जो है वेक्टर के वो किस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब है इसके एक्स एक्सिस के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, और वाई एक्सिस के मुझे कितने पॉइंट्स कवर करके मुझे इस वेक्टर के पीक तक पहुंचना पड़ा, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। तो किसी भी पॉइंट से आप उसका वेक्टर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आपके पास लिखा हो कि आप बनाएं वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, या पोजीशन वेक्टर आप बनाएं 5, सॉरी मार्कर नहीं लिख रहा, आप पोजीशन वेक्टर बनाएं ज़रा 2,5 का, ठीक है। ये भी आपकी वेक्टर फॉर्म हो सकती है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट को भी शो करता है, 2,5 पॉइंट को शो करेगा किस तरह से, देखें बच्चे, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने कितने पॉइंट्स कवर किए 2, और वाई एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आपने कवर किए, ठीक है। तो यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे, ये जो पॉइंट आएगा आपका इधर से जो वेक्टर बनेगा इसको आप 2,5 वेक्टर की शक्ल में कैसे लिखेंगे। देखें 2 आई कवर किए हैं आपने एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर जेस कितने कवर किए हैं, 5 जेस कवर किए हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, 2 के साथ आई लगा दें, 5 के साथ जे लगा दें, तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म बन जाती है। तो वेक्टर की शक्ल जो होती है ना, इन शक्लों की होती है। हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हमारे किस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक्स आई, एक्स मतलब एक्स के कंपोनेंट्स, ठीक है। एक्स में आपने कितनी वैल्यू अभी 2 तक किया था, तो ये हमारा एक्स होगा, ये हमारा वाई होगा। अगर थर्ड कंपोनेंट जी होता तो हमारे पास सपोज करें अगर 7 होता, तो उसके लिए हम के हैट यूज करते होते हैं, और 7 आपका जी को शो, मतलब जी एक्सिस के ऊपर अब जा रहे होते हैं ना, थर्ड थर्ड 3 डायमेंशन के अंदर। तो हमारा उसमें जी एक्सिस के साथ हमारे पास कंपोनेंट का यूज होता है यूनिट वेक्टर के हैट, ठीक है। तो आपका वैसे अगर 3 डायमेंशंस में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 3D में लिखा हुआ है कि आपका ए अगर एक्स आई वाई जे जी के किस तरह शुरू है, इसका मतलब क्या है, हमने एक्स एक्सिस के ऊपर कितना कवर किया, इतना एक्स कवर किया, वाई एक्सिस के ऊपर कितना किया, स्मॉल वाई कवर किया, और जी एक्सिस के ऊपर हमने कितना कवर किया, स्मॉल जी कवर किया। देन आपके पास ये वेक्टर की क्वांटिटी आ गई, ठीक है। और हमारे पास इसी को हम पॉइंट फॉर्म में या ऑर्डर्ड फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहते हैं इसको। देखिए मैं 2,5 को लिख रही थी ना यहाँ पर, 2i + 5j। इसी को आप रिवर्स अगर पॉइंट फॉर्म में या ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉइंट फॉर्म नहीं कहेंगे इसको, वेक्टर की ऑर्डर पेयर फॉर्म कहेंगे। तो इसको मैं 2i 5j को अगर इस तरह नहीं लिखना चाह रही तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ। 2,5 भी ये शो कर रहा है कि हमने एक्स एक्सिस पे 2 कवर किया है और वाई एक्सिस पे 5 कवर किया है, ठीक है। तो ये सेम बात है, ठीक है। तो आप एक्स आई की जगह खाली एक्स, वाई जे और प्लस की जगह कॉमा वाई लगा दें, और जी के की जगह सिर्फ जी लिख दें। ये फॉर्म भी वेक्टर की फॉर्म होती है, इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहते हैं। एक होती है कंपोनेंट फॉर्म जिसमें आई जे के यूनिट वेक्टर्स लगे होते हैं। अगर यूनिट वेक्टर आपका लगाने का दिल नहीं कर रहा तो आप इसको इस तरह से पॉइंट वाली शक्ल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अक्सर अब आप सोच रहे होंगे मैम हम 2,5 को पॉइंट कहें या वेक्टर कहें,
तो ये हमें कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो इसीलिए मैथमेटिशियंस ने इसकी जगह इस चीज़ का भी यूज़ किया है कि हाँ, पॉइंट की शक्ल में अक्सर आपकी स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ होती है, तो वेक्टर के लिए आप इस तरह की ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं. दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटीज ऑफ वेक्टर, जिसमें एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट आपका शो हो रहा है. आई होप आपको ये थोड़ी बहुत समझ आई होगी. नहीं समझ आई तो ज़रूर पूछेगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके अच्छा जी, अब आपके पास आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्कूल से घर की तरफ जा रहे हैं, ये स्कूल है आपका, ये आपका घर है, ठीक है, तो अगर उसकी तरफ जाने के लिए आप एरो भी शो कर रहे हो, मैं स्कूल से घर की तरफ गई, तो आपने 1 किलोमीटर तय किया, तो दिस इज वेक्टर. लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है, उसमें डायरेक्शन शामिल नहीं होती, उसमें सिर्फ उसकी यूं कह लें लेंथ शामिल होती है. ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस तय किया, या लेंथ या डिस्टेंस कह लें आप, तो उस वो शामिल होती है. मतलब सपोज करें मेरा घर से स्कूल तक का फासला 1 किलोमीटर है, तो सिर्फ अगर फासले की बात की जा रही हो तो उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि मैं घर से स्कूल की तरफ कह रही हूँ या स्कूल से घर की तरफ कह रही हूँ, ये बताना लाजमी नहीं है. जस्ट फासला पूछा गया, अगर आपने सिर्फ ये बताना है कि 1 किलोमीटर फासला है, तो सिर्फ वही बोलेंगे. तो अगर आपके पास कोई भी वेक्टर की शक्ल में आपको दिया हुआ है, सपोज करें इस तरह से आपको कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि अभी मैं लिख देती हूँ, आपको कोई दिया हुआ है ए वेक्टर, आपको कोई दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस के हैट. ठीक है, ये 3D वेक्टर लिया है मैंने, जिसमें आई जे तीन तीन कंपोनेंट्स है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जी एक्सेस, तीनों इन्वॉल्व है. ठीक है, तो अब उसका मुझे सिर्फ इसमें आपको ना फासला क्या कहते हैं डायरेक्शन पता चल रही होगी कि एक्स वाई जी को, इसको जब आप ग्राफिकली, मैंने अभी आपको प्लॉट करके दिखाया ना, ग्राफिकल जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको एरो हेड पता चल जाएगा कि एरो किस तरफ जा रहा है. लेकिन अगर आपको एरो हेड से काम ही नहीं है, आपने सिर्फ ये पता करना है कि वो जो वेक्टर की जो लेंथ है ना वो कितनी है, अगर आपको सिर्फ ये पता करना है, तो इसका क्या तरीका कार है, इसका मैग्नीट्यूड को आप इस तरह से मॉड के सिंबल से शो करते हैं, और इसका एक्स कंपोनेंट 2 स्क्वायर, वाई कंपोनेंट ओनली आई और जे और के को नहीं लिखना, इनके साथ वाले लिखे हुए डिजिट्स को लिखना है सिर्फ. ठीक है, के साथ अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आपको पता है मैथ्स में क्या होता है, 1 लिखा होता है, जहाँ पे कुछ ना लिखा हो वहाँ पे. तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के मुताबिक क्या है, अगर कोई भी वेक्टर एक्स आई वाई जे जी के है, तो उसका मैग्नीट्यूड लेने का तरीका क्या है, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जी का स्क्वायर प्लस करना है, और उसका होल अंडर रूट लेना है. मतलब क्या, एक्स क्या है, जो आई के साथ वाला नंबर लिखा हुआ है उसको एक्स कहते हैं, जे के साथ वाले नंबर को वाई, और के साथ वाले नंबर को जेड कहते हैं. ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर की जगह क्या होगा, 3 का स्क्वायर, और जी के स्क्वायर की जगह क्या होगा, 1 का स्क्वायर, और उसका क्या ले लेना है आपने, रूट. ठीक हो गया. तो अब ये जो आपके पास वैल्यू आएगी, ये उस वेक्टर की क्या होगी, लेंथ होगी. ठीक है, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1, होल अंडर रूट. मैंने रैंडम मिसाल ली है, तो ये आ जाएगा 14 अंडर रूट. तो 14 अंडर रूट कोई भी पॉइंट फॉर्म में आए, बेसिकली ये उसको वही बता रहा है कि इतनी आपकी उस वेक्टर की क्या है, लेंथ है. उसमें डायरेक्शन इसमें शामिल नहीं होती, इसमें खाली लेंथ या डिस्टेंस कह लें, तो ये शामिल होता है. उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं वेक्टर का. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है कि किसी भी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जी कंपोनेंट का स्क्वायर, और उसका क्या ले लेना है, होल रूट ले लेना है, तो वो आपका मैग्नीट्यूड निकलेगा. क्लियर है बात. अब आपका मैं इसी तरह से यूनिट वेक्टर डिस्क्राइब कर देती हूँ. यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी कि आपके ग्राफ में आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे यूनिट वेक्टर होता है, और जी एक्सिस के अलोंग आपका के यूनिट वेक्टर होता है. बट व्हाट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, आप इसकी एक डेफिनेशन ये भी याद रख सकते हैं कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा. मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, जिसके मैग्नीट्यूड, जिससे हमने अभी निकाला ना मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू इसमें क्या आई थी, अंडर रूट 14. लेकिन आप किसी भी यूनिट वेक्टर का जब भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, कभी भी 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकती. अच्छा, कोई भी वेक्टर है, उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है उसका. तो ये फॉर एग्जांपल अभी आपके पास जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, आई जे और के, इनके तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होते हैं 1, एक स्टेप को शो कर रहा होता है, ये अभी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ.
आई का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है और के का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। लेकिन लाजमी नहीं है कि आपको आई जे के साथ मतलब अगर कोई नंबर्स लिखे हो, जैसे कि अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था, लिखा हो अगर 2i प्लस 3j प्लस के सपोज करें, तो अब इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल रही थी तो वो मेरा क्या आया था, अभी आपने देखा वो आया था √14 आया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या तरीका कार है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आ जाए। तो वो हमारे पास ऐसा वेक्टर हमने निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड हम लें तो वो 1 आए वैल्यू। तो वो क्या तरीका कार है, जैसे भी मिसाल के तौर पे आपके पास हो ए वेक्टर, मैं आपको कोई और वेक्टर ले रही हूँ क्योंकि वो अंडर रूट में आ रहा था, मैं चाह रही हूँ ऐसा मैग्नीट्यूड है जो स्क्वायर रूट सॉल्व हो सके जिसका। हम ले लेते हैं आई प्लस 2j, 2i प्लस 2j प्लस के ले लें। ठीक है, तो अब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तरीकाकार बताने लगी हूँ मैं कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आप फॉर्मूला देखो तो यूनिट वेक्टर को आप शो करते हो हैट से, इस तरह की हैट लगा के, ए के ऊपर हैट लगी होती है, जैसे अभी आई के ऊपर देखें, आई के ऊपर हैट लगा हुआ है, जे के ऊपर हैट लगा हुआ है, तो यूनिट वेक्टर को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होता है। निकालते हैं हम, देखिएगा ए वेक्टर तो हमारे पास है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड निकाला है तो इन दोनों को हम डिवाइड करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, के साथ कुछ नहीं था 1 था इसलिए 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 और 1, ठीक है, 4 4 8 9, 9 अंडर रूट क्या होता है बेटा, 3 होता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आपका क्या निकल आएगा, ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, तो वो क्या आ जाएगा 2/3 आई वेक्टर, बेसिकली देखें ना 2 है, 2 के डिवाइड में 3 जाएगा, फिर 2 डिवाइडेड बाय 3। वेक्टर की वैल्यू को मैं मैग्नीट्यूड से अलग अलग, इनको अलग अलग, इसको आप कह सकते थे ना 2i प्लस 2j प्लस के आपका डिवाइड हो रहा था 3 से। ठीक है, ये ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड था, लेकिन इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 के। अब आपको मैं ये टास्क देती हूँ कि ये जो वैल्यू निकली है हमारी, इसमें आप एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जी कंपोनेंट का स्क्वायर लेके अंडर रूट लेके देखें, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी ना वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो याद रखें जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट मीन्स 1, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। और निकालने का तरीका मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, कोई भी सवाल हो मुझे दोबारा बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोबारा से वीडियो बनाई जा सकती है, बट समझ आना ज़रूरी है। आई एम सॉरी मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है और वो हिल ज़्यादा रहा है। ठीक है, ओके जी। अब आप देखिए कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर वो चीज़ जो एक ही लाइन पे आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेक्टर है, ये इसको कह रहे हैं ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर और एक वेक्टर है सी वेक्टर, और वो तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, 3 वेक्टर हैं और तीनों एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर, लीनियर मीन्स लाइन होते हैं, को मतलब एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे आने वाले वेक्टर्स को क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर है बात। तो अब कोलिनियर वेक्टर्स जो होते हैं वो हम कैसे इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, कोलिनियर वेक्टर हम चेक कैसे करते हैं कि कोई 3 वेक्टर अगर है वो एक ही लाइन के ऊपर हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास तीन किस्म के सवाल आपके पास एक्सरसाइज में आएंगे, तो वो तीनों कंडीशंस मैंने यहाँ लिख दी हैं। 3 कंडीशंस है, अगर ए वेक्टर मैंने x1i y1j और z1 के ले लिया, x2y2 z2 वाला b ले लिया, x3y3 z3 वाला c ले लिया, आई जे के कंपोनेंट्स उनके साथ लिखे हुए यूनिट वेक्टर्स। कंडीशन 1 क्या कहती है कि आप पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, तीनों के जो कंपोनेंट्स है ना, ठीक है, कंपोनेंट्स का आप क्या ले लें, डिटर्मिनेंट ले लें। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आता है तो वो कोलिनियर है, वरना वो कोलिनियर नहीं है। रिपीट कर देती हूँ, इसके कंपोनेंट्स क्या थे, ए के x1 y1 z1। ठीक है, सिर्फ कंपोनेंट्स, आई जे के को नहीं उठाना। ये है ए के कंपोनेंट्स, ये है बी के कंपोनेंट्स x2 y2 z2,
और यह सी के कंपोनेंट्स जो आई जे के साथ वाली वैल्यूज होती है उनको कंपोनेंट्स कहते हैं, हम कर चुके हैं पहले डिस्कस। तो इनका अगर आपने मैग्नीट्यूड लिया और आपके पास इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये जो तीनों वेक्टर थे ए बी और सी, ये तीनों आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह होते हैं। क्लियर है बात? पहली कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट लेके चेक करें। ये हम कब ले सकते हैं डिटर्मिनेंट, जब आपको तीनों वेक्टर्स आपको आई जे के की शक्ल में दिए हुए हों, तब हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास आई जे की शक्ल में भी खाली हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास हो आई प्लस जे और बी वेक्टर आपके पास हो 2i प्लस 2j। ठीक है, अब आप गौर करें, बी वेक्टर में से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ। 2 कॉमन अगर मैं लूंगी तो क्या आ जाएगा इसमें, आई प्लस जे, 2 कॉमन लेने से। और आई प्लस जे क्या था, ए इट सेल्फ नहीं था कि नहीं था, तो बी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा वेक्टर हो जो दूसरे वेक्टर के मल्टीपल्स में लिखा हुआ हो, ये जो लेमडा को शो कर, लेमडा क्या है, मल्टीपल कह सकते हैं इसको। ठीक है, मल्टीपल, तो हमारे पास एक वेक्टर दूसरे के मल्टीपल में शो किया गया हो, तो उस वेक्टर को भी हम दूसरे का पैरेलल भी कह सकते हैं, कोलिनियर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ों को शो करता है, ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स को भी शो करता है और कोलिनियर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये आपके पास था आई प्लस जे, ठीक है, ए, और मैंने दूसरा क्या बनाया, बी वेक्टर, और वो मैंने क्या कहा, 2i प्लस 2j के बराबर है, और हमने देखा कि ये 2 टाइम्स ऑफ ए के बराबर है। ठीक है, 2 कॉमन लेने से, तो हमारे पास इसका, इस वाले वेक्टर का वो दुगना है, 2 टाइम्स है, साइज में बड़ा है लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो ये पैरेलल वेक्टर्स, इसकी कंडीशन भी यही होती है। और कोलिनियर कैसे हो सकते हैं कि ए आपका इसी के ऊपर ही पड़ा हो लेकिन छोटे साइज में, एक ही लाइन के ऊपर हो लेकिन ए छोटा हो और बी उसका दुगना हो, 2 टाइम्स ऑफ ए हो, तो हमारे पास ये एक ही लाइन पे हो, तो कोलिनियर के लिए भी यही कंडीशन अप्लाई हो सकती है। क्लियर है? इसी तरह से आपके पास थर्ड कंडीशन है, लेकिन थर्ड कंडीशन में मसला पता है क्या है, वो इस तरह के वेक्टर्स की शक्ल के लिए अप्लाई नहीं होता जिसमें आई जे के यूनिट वेक्टर्स लिखे हुए हो, ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बेसिकली पॉइंट्स के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल आपके पास ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट मतलब वही मैंने आपको कहा था स्मॉल ब्रैकेट की शक्ल में जो दिया होता है, एक्स वाई पॉइंट। ठीक है, तो ये उनके लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए से बी पॉइंट तक दिया हुआ है, बी सी पॉइंट दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, हमने पहले निकालना है ए से बी पॉइंट तक का वेक्टर, बी से सी पॉइंट तक का वेक्टर, और फिर ए से सी तक का वेक्टर, यूं कह लें, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ यहाँ पे, ये ए है पॉइंट, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। आपने निकालना होगा इस कंडीशन के लिए कि आप खुद देखिए पहले कंडीशन क्या कह रही है, ये देख लेते हैं। कंडीशन क्या है कि अगर आपने ए से सी तक जाना है, तो ए से सी तक का सफ़र किसके बराबर है, ए से बी तक का सफ़र में मैं ऐड कर दूं बी से सी तक का सफ़र। क्या ऐसा नहीं है? देखिए आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना था, तो इधर तक इसको अप्रोच करने के लिए आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, फिर इधर से इधर तक, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें, इन दो को वेक्टर्स को, तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल वेक्टर निकल आएगा। दिस इज द कंडीशन नंबर 3। और ये तीनों पॉइंट्स आप देखें कोलिनियर है, यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स भी कह सकते हैं इन्हें, और इनसे बनने वाले जो वेक्टर्स हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स है। ए बी और सी आपके क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स है, लेकिन अगर इनका वेक्टर का नाम अगर मैं ए और स्मॉल बी रख लूँ और यहाँ से यहाँ तक के वेक्टर का, इधर से इधर तक के वेक्टर का टोटल नाम सी रख दूँ, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली कंडीशन बताइए मैंने अभी, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे मैम हम 2 पॉइंट से वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, ये तो आपने डिस्कस नहीं किया, तो वो भी हम अभी नेक्स्ट लेक्चर के फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हो, एक्स वाई की शक्ल में 2 पॉइंट्स दिए हुए हो, ठीक है, ये x1 y1 कह लें और ये x2 y2 कह लें, तो हम इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों से हम वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, बल्कि नेक्स्ट से बेहतर है इसी लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं,
तो हमने इनसे क्या निकालना है, एक वेक्टर निकालना है। वेक्टर निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देती हूँ, बजाय इसके कि मैं ज़्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन करूँ। बस इतना याद रखिए कि आपने अगले वाले में से पिछले वाले को माइनस करना है। मैंने क्या कहा, अगले में से पिछले वाले को क्या करना है, माइनस, ठीक है, माइनस करना है। अगला कौन है यहाँ पे बेटा, मतलब हम अगर उर्दू के बजाय मैथ्स की टर्म में लिखा जाए, मतलब मैं रफली लिखी हूँ, ठीक है। अब इसमें ओ बी माइनस ओ ए लिखा जाता है, वैसे इसको बी के लिए खाली आप बी माइनस ए नहीं लिख सकते, इसके साथ आपको ओ ओरिजिन वाला वेक्टर लगाना पड़ता है। उसकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो हमारा लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ए बी के लिए आपने बेसिकली, अगर आप सिर्फ अपने लिए याद रखना चाहते हैं ना, आप सोच लें बी माइनस ए करना है, अगले वाले में से पिछले वाले को माइनस करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको आप लिखते नहीं है, ठीक है, इस तरह गलत हो जाता है, इस तरह लिखते हैं इसको बी माइनस ए, ठीक है। अब करने का तरीका क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट बी में से एक्स कॉम्पोनेंट ए को माइनस करेंगे और वाई कॉम्पोनेंट ऑफ बी में से वाई कॉम्पोनेंट ऑफ ए को माइनस करेंगे। अगर मैं इसके एक स्टेप और बढ़ा दूं, आप ओ बी को वापस इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स टू वाई टू, ठीक है, माइनस आप कर रहे हैं ओ ए को एक्स वन वाई वन को, ठीक है। तो तरीका क्या है, एक्स टू में से एक्स वन माइनस होता है, ठीक है, कॉमा लगाना चाहें कॉमा लगा सकते हैं क्योंकि हम इसको ब्रैकेट फॉर्म में रख रहे हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में रख रहे हैं, ठीक है। तो y2 माइनस y1 हो जाता है, ठीक है, अगले वाले में से पिछले वाले को माइनस करते हैं, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी। क्या हुआ तरीका मैं आपको फिर बता देती हूँ। ए से बी तक आपने निकालना था, ए से बी की तरफ जाना था, ठीक है, लेकिन आपने उलट काम किया, बी में से ए को माइनस किया, ठीक है। तरीकाकार क्या है, ए से बी तक अगर आपने वेक्टर निकालना हो तो आप बी के कंपोनेंट में से ए को माइनस करते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन फर्स्ट वाला नंबर आ जाता है, और वाई टू माइनस वाई वन सेकेंड नंबर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी दो पॉइंट से वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक अच्छा लगा होगा या समझ आई होगी। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।